नमस्कार दोस्तों। इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शनिवार के दिन वैसे तो एक तरह से छुट्टियों का दिन होता है, लेकिन आज खबरें बहुत गर्मा गर्म हैं। और खबर ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हाथरस रवाना हो चुके हैं और उनका काफिला इस समय यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत तेजी के साथ हाथरस की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके पहले डीएनडी फ्लाईओवर पर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हुई। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच लगभग 1,500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और सिर्फ 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की अनुमति राहुल गांधी को मिली है। और राहुल गांधी जिस गाड़ी में सवार हैं उसे प्रियंका गांधी चला रही हैं। एक बेहतर शो है और दूसरा प्रयास है निश्चित रूप से हाथरस की बेटी के साथ हुआ अन्याय, जो जघन्य हत्याकांड कहा जाए और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन राहुल और प्रियंका का शोर बदस्तूर जारी है। और इसी बहाने ही सही कम से कम हाथरस पहुंचने तक नोएडा से लेकर के हाथरस तक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने की बड़ी अच्छी कवायद है दोनों भाई बहनों की। एक पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और यूपी की प्रभारी प्रियंका भी उनके साथ हैं। दोनों जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री के दूत के रूप में अवनीश अवस्थी जी भी पीड़ित परिवारों से मिले हैं कुछ ही देर पहले, और उनका भी बयान आया है। और इन सारे तमाम सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष और इन तमाम बयानों के मद्देनज़र सिर्फ इतनी ही बात सच है कि हाथरस की वो बेटी जिसकी आत्मा कराह रही होगी, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अभी वो एक तरह से पर्दे के पीछे जाती हुई दिख रही है। और सारा मामला ये है कि कौन इस पूरे लहलहाती राजनीतिक खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपने पार्टी को पहुंचा दे, चाहे वो कांग्रेस हो या और लोग और पार्टियां। लेकिन निश्चित रूप से राहुल और प्रियंका की सक्रियता सहज समझी जा सकती है। और इसके मायने सिर्फ इतने हैं कि जब एसआईटी की रिपोर्ट और एसआईटी के रिपोर्ट के आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उसके बाद इस तरह का एक दबाव बनाया जाना और इस तरह का मूवमेंट, वो भी कोरोना के इस पीरियड में, हो सकता है कि आप लोगों को ये बात बहुत असहज लगे कि विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति जो कि अभी भी बहुत ही असहज है, सामान्य नहीं है, उस दौर में कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को, सारे गाइडलाइंस को अनफॉलो करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ एक मूवमेंट बनाना हाथरस के लिए, निश्चित रूप से हाथरस को एक टूरिज्म का स्पॉट बना दिया गया है लगभग इस एक हफ्ते के दौरान। और हर कोई इसमें अपनी बात रख रहा है, बात सब न्याय की कर रहे हैं, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जिस पर मैंने परसों भी बात की थी कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को सुनिश्चित करने की जो कानूनी प्रक्रिया है और जो पुलिस की पड़ताल है, उसमें कितनी तेजी आती है, ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को ही हम आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से अगर फेल्योर साबित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये पहले ही एक सिद्धांत पर पहुंच चुके होते हैं कि सब कुछ व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। ये अराजकता की स्थिति को एक तरह से हाईलाइट करने की जो कवायद है, खास करके कांग्रेस की तरफ से और विशेष करके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान जो यूपी की प्रभारी प्रियंका जी हैं, उनके माध्यम से इसमें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ भी उनको मिलने वाला नहीं है। और अगर इसके मायने सिर्फ राजनीतिक ही है और राजनीतिक फसल को काटने की जो तैयारी है, इसका विश्लेषण अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा कुछ मामला जो है, एक पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के साथ सप्ताह दर सप्ताह किस तरह की स्थितियां गुजर रही हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं उस गांव में, और हाथरस की पुलिस या वहां पर कोई
जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाए, ये काम बाद में हो। उसके पहले राजनीतिक मेला और मीडिया का जो जमघट है उसके कारण से उस बेटी को न्याय मिलने में कितनी मुश्किलें आएंगी। और आप देखिएगा सारी स्थितियां जो हैं वो गड्ढमड्ढ होती हुई स्थिति बनेगी एक ऐसे समय में, क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति में किसी एक मुद्दे को जो हॉट स्पॉट और एक जो गर्मा गर्म मुद्दा बना करके उस पूरे स्पॉट को जो है वो गर्मा दिया जाता है, उसमें वास्तविक मुद्दा बहुत पीछे चला जाता है और उसके पीछे और उसके आगे जितनी भी बातें होती हैं वो राजनीतिक लाभ और हानि के दायरे में आ जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है और हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर हाथरस पहुंच जाएं और हाथरस पहुंचने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी मिलें भी, क्योंकि इजाज़त मिल गई है। और उसके बाद उनका जो बयान आएगा निश्चित रूप से ढेर सारी मांग करेंगे वो, और मांग करने के बाद वो ये गिनाएंगे कि किस तरह से इनडायरेक्टली, कि किस तरह से कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए हाथरस पहुंचे हैं। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 3 पार्टियां, अगर सत्ता पक्ष को छोड़ दिया जाए, भाजपा को छोड़ दिया जाए, तो 3 पार्टियों का एक वजूद है और उनके पीछे एक बड़ा जन समुदाय और एक बड़ा वोटर्स जो है वो साथ है। मैं बहुत दुख हो रहा है कि इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन जरूरी है कि इस तरह की चर्चा कर दी जाए ताकि कांग्रेस का ये जो मूवमेंट है और कांग्रेस के लोग भी समझ पाएं कि जिस फायदे की उम्मीद वो लगाए हैं वो फायदा उनको मिलेगा नहीं। उसका कारण है कि जिस तरीके का आंदोलन चलाया जा रहा है वैसे तो समूचा विपक्ष एक हो जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सपा, बसपा, कांग्रेस, क्योंकि हाथरस की बेटी तो सबकी थी, लेकिन किसी का, विपक्ष का अगर एक संवेद प्रयास होता तो सत्ता पक्ष पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता। लेकिन आज लड़ाई सिर्फ राहुल और प्रियंका लड़ रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ज़्यादा बेहतर सोच सकती है, जिसके पास अपना एक कैडर है, कार्यकर्ताओं का एक समूह है। लेकिन आप देखें कि पिछले 7-8 दिनों में जिस तरह के बयान आए हैं, सपा और बसपा के तरफ से जो बयान आए वो बहुत ही संजीदा तरीके से और बहुत धारदार सत्ता पक्ष पर ज़्यादा दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। और अभी किसी भी बड़े नेता का मूवमेंट इस तरह से हाथरस के उस गांव के प्रति नहीं हुआ है, गांव की ओर नहीं हुआ है, जहां जाना अभी वास्तव में इस पूरे जांच पड़ताल को बिना वजह बाधित करना है और एक पॉलिटिकल माइलेज लेता हुआ दिख सकता है। ये कम से कम इतना मूल्यांकन बसपा और सपा जैसी पार्टियां कर रही हैं। उनके भी नेता सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज अपने सेकंड शो में जब आगे बढ़ते हैं तो 35 सांसदों के साथ वो मूवमेंट करते हैं। बड़ा सवाल है जब एक पूर्व अध्यक्ष, और आप माने या ना माने, जो पूर्व नहीं बल्कि वो सब कुछ हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस में राहुल और प्रियंका जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि 35 सांसदों के साथ कोविड-19 के अभी भी सबसे बुरे दौर में गुजर रहे देश या उत्तर प्रदेश राज्य के सड़क के जरिए इतने कार्यकर्ताओं को के हुजूम को जोड़ते हुए राहुल और प्रियंका हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जब एक एक व्यक्ति के जान की बहुत बड़ी कीमत है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के समूह को इकट्ठा करके आगे बढ़ना, आप क्या दिखाना चाहते हैं? पहली बात, आप हमलावर हैं। आप दोनों तो मोटरसाइकिल से जाने वाले थे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल और प्रियंका का मूवमेंट मोटरसाइकिल के माध्यम से होना था, लेकिन अंतिम समय में रणनीति बदली और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय दोनों की गाड़ियां जो है आगे बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से, चूंकि इस समय एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर इनकी गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की गाड़ियां और हर एक स्थान पर कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं की गाड़ियां भी इस फ्लीट में शामिल होती जा रही हैं। बड़ा सवाल कि आखिर में एक्सप्रेसवे को ही एक रोड शो का इतना बड़ा जरिया बना दिया जाता है, और वो भी उस समय जब कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करने का निर्देश है प्रशासन की तरफ से।
फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं जब आप ही कानून तोड़ते हैं? क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, आपको भी उस स्थिति को फॉलो करना चाहिए। हमलावर होइए सत्ता पक्ष पर, आरोप मुख्यमंत्री पर लगाइए, इस्तीफा मुख्यमंत्री का मांगिए, लेकिन इस तरह से मास मूवमेंट का जो तरीका है वो इस समय लोगों को मुश्किलों में डाल सकता है। और इससे, इस तरीके से क्या उस बेटी के जो भी हत्यारे हैं या जो गुनहगार हैं, जिन पर अभी क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जब तक वो मामला कोर्ट में नहीं पहुंचेगा वो कार्रवाई कैसे होगी? तो ये जितना ही पॉलिटिकल शो और स्टंट चल रहा है, इस स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि क्या जो पीड़ित परिवार है उसको वास्तविक जो उसको राहत पहुंचनी चाहिए, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, क्या उसको पहुंच रहा है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन नहीं, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में विरोध करने का यही तरीका विपक्ष का जो इस समय मान्य सा बनता रहा है, और ये दशकों का पुराना इतिहास रहा है, उसके रास्ते से सच को हासिल करने और पीड़िता को न्याय दिलाने या पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की एक बड़ी कवायद है, एक बड़ी मुहिम है। हो सकता है कि आपको यह बात असहज लगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इसके पीछे की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो क्या आम जनमानस के मन में यह है कि आप सचमुच में उस पीड़िता के परिवार के साथ इतनी हमदर्दी रख रहे हैं जितना आपके मूवमेंट से दिखाई दे रहा है? यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के कहिए, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो इस पूरे मूवमेंट में टीएमसी के भी नेता डेरेक ओब्रायन, जिनको अभी हाथरस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो भी गए। खैर, लोकतंत्र है, वो सांसद हैं, एक पार्टी के नेता हैं, वो जा सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो पूछताछ बातचीत करने में या पीड़ित परिवार से मिलने में सफल नहीं हो सकते हैं तो अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं। ये सहज है। अगर स्थानीय प्रशासन ने कोई गलती की है और कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो ये जनता की नाराजगी सत्ता पक्ष को झेलनी होगी और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल है कि सत्ता पक्ष की गलतियां एक तरफ, विपक्ष की स्टंट जो है वो एक तरफ। बड़ा सवाल, फिर कह रहा हूं, बड़ा सवाल कि पीड़ित परिवार को वास्तव में जो सहानुभूति मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, जिस अपनेपन के साथ कई लोगों का, कई पार्टियों का या पूरे देश का साथ मिलता हुआ दिखना चाहिए, क्या उनके साथ दिख रहा है? आप देखिए कि कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उस मां का वीडियो वायरल हो रहा है जब बच्ची के साथ हादसा हुआ था, उसके चंद मिनटों के बाद एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। अगर उस आप वीडियो को देखें तो उसमें तो सिर्फ एक किसी व्यक्ति का नाम वो ले रही है जिसमें बच्ची की भी आवाज आ रही, लेकिन उसके बाद इसमें कितने बदलाव आए इस पूरे घटनाक्रम पर। और हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़ और राजस्थान, वहां पर भी किसी बच्ची के साथ रेप हुआ, किसी महिला के साथ रेप हुआ, लेकिन वो सारे मामले जो हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और एक हाथरस पॉलिटिकल स्टंट के नीचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक खेल का एक बड़ा माध्यम और जरिया बन जाता है। फिर बड़ा सवाल, बार बार ये सवाल उठते हैं कि आखिर में ऐसी किसी घटना पर किसी भी एक गांव का या किसी भी एक जिले का हॉट स्पॉट बन जाना या पॉलिटिकल टूरिज्म का एक बड़ा जरिया बन जाना, क्या यही हम इजाजत देते हैं अपने राजनीतिक पार्टियों को कि वो ऐसा करें? वास्तव में वो ऐसा करते ही इसलिए हैं क्योंकि हम आप यही पसंद करते हैं। हमें नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति जो बात मुश्किलें पैदा करके जिस सत्य को हासिल करने की कोशिश की जाए। इस दूसरे प्रयास में राहुल हाथरस पहुंच रहे हैं और ये कह भी सकते हैं कि पहले विरोध में चूंकि वो बेचारे गिर भी पड़े थे और किसी तरह से उठाए गए और उसके बाद फिर आज वो मूवमेंट भी कर रहे हैं। और आज उनकी सारथी बहुत अच्छी ड्राइविंग कर भी रही हैं, प्रियंका जी बहुत तेजी से वो गाड़ी चला भी रही हैं, बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगी और इसका एक बड़ा माइलेज मिलेगा कि किसी तरह से संघर्ष करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे। धन्य हो कांग्रेस की यह विरोध की राजनीति। फिर मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इसका अगर एक फायदा बिहार चुनाव में कम से कम कांग्रेस को दिखाए
और कांग्रेस अपना मादा और बूता दिखाए तो लगे कि हाँ, विपक्ष की राजनीति में एक धार कांग्रेस दे सकती है और अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की एक मजबूती, उसके कैडर की एक ताकत दिख सकती है। लेकिन अभी तक न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका कोई बिहार चुनाव पर बयान आया, न सोनिया का, न तो राहुल गांधी का आया, न प्रियंका गांधी का आया। सिर्फ जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, जिनको अभी आधे बिहार के लोग जानते भी नहीं होंगे, वही तेजस्वी यादव ने जो सीट दे दिया है, 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से एक अनपैरेलल लड़ाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उस लड़ाई को लड़ करके और 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि वास्तव में नीतीश में ताकत है या महागठबंधन में। अगर ऐसी स्थिति है, जब ये पूरी व्यवस्था ही रॉटन हो चुकी है, अर्थात जहां भी एनडीए का शासन है या इस तरह की जो स्थितियां हैं, ऐसे में बिहार में उसका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है और परिणाम सबके सामने होगा। लेकिन उसके पहले उसका एक कारखाना उत्तर प्रदेश बना दिया जाए। कम से कम उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो भी उस समय जब एक एक व्यक्ति के जान की बहुत बड़ी कीमत है। अभी हम अनलॉक 5 में नहीं गए हैं, बच्चों का स्कूल जाना संभव नहीं हुआ है, ढेर सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी सामाजिक गतिविधियां जो अभी शुरू नहीं हो चुकी हैं, लेकिन सड़कों पर हजारों लोगों का पॉलिटिकल स्टंट जारी है और हजारों लोगों का आह्वान किया जाता है कि वो हाथरस मूवमेंट करें। ये विरोध का बहुत अच्छा तरीका है और इसको हम आप मान्यता देते हैं। एक सामान्य नागरिक के नाते, एक सुधी नागरिक होने के नाते, एक समझदार नागरिक होने के नाते हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट और पॉलिटिकल स्टंट को उतनी तरजीह न दें जितना देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, विरोध के लिए बसपा की सुप्रीमो हैं, वो भी विरोध कर रही हैं, सपा के मुखिया हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, और तमाम पार्टियां जो एनडीए से अलग हैं या जो भाजपा से अलग हैं, और इस देश की जनता इसका विरोध कर रही है। लेकिन विरोध करने के अपने तरीके होते हैं। लेकिन इस पूरे साप्ताहिक इस घटनाक्रम में मूवमेंट, जो कार्यकर्ताओं का सड़कों पर मूवमेंट है, वो कांग्रेस का चल रहा है। ये किस बात की ओर प्रदर्शित करता है? और अगर ये सही है, अगर ये आम जनता की मान्यता है, तो फिर आगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो मुश्किलें आती हैं समाज के सामने, परिवार के सामने, व्यक्ति के सामने, इस कोरोना महामारी को लेकर के, फिर हम आप जिम्मेदार हैं। आप सोचिए कि यहां से लेकर के हाथरस तक उनके साथ कारवां बस जुड़ता चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। प्रशासन रोके तो यह है कि जबरन वहां पर उनके खिलाफ बहुत गलत काम हो रहा है, ये तो नाजीवाद है। कुछ भी तरीके से आप विपक्ष की इस मनमाने तरीके के विरोध को न तो संभाल सकते हैं, न रोक सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम आप उसका इसी तरह से पार्ट बनते रहें, और अगर हां, तो फिर यह माना जाएगा कि इसी देश के, इसी लोकतंत्र ने इस तरह के विरोध को जायज ठहराया है, इस तरह के विरोध को और इस तरह के विरोध करने वाले नेताओं को स्वीकार किया है। और अगर हम आप ये स्वीकार करते हैं तो ये हमारा आपका फैसला है, और अगर इस फैसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, इसके परिणाम के हकदार हम और आप होंगे। बहरहाल इस फेसबुक लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। इजाजत देने से पहले मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आज शाम तक और आज रात तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथरस पहुंचना, वहां पीड़िता के परिवार से मिलना, उसके बाद बयान दिया जाना, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होगा और ये मीडिया के लिए सुर्खियों का विषय होगा। लेकिन बहुत से ऐसे नॉर्म्स और बहुत से ऐसे गाइडलाइंस और बहुत से ऐसे सिद्धांत जो इस तरह के विरोध, इस तरह के घटनाक्रम के विरोध के होते हैं, उसका पूरी तरह से अनुपालन न करना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। चूंकि मामला अभी गर्म है, इस तरह के विमर्श को आप अनर्गल समझ सकते हैं या किसी पक्ष के समर्थन के बारे में समझ सकते हैं या किसी का विरोध समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि समर्थन, विरोध, पक्ष और विपक्ष की लाइन हम और आप तय करते हैं। और अगर हमारे आपकी लाइन तय करने का या पॉलिटिकल लाइन तय करने का तरीका यही है, तो फिर हमें भी और आपको भी आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि हाथरस एक रेप सिटी के रूप में, एक रेप डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर एस्टैब्लिश हो रहा हो नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया में, तो यह उचित नहीं है।
पीड़िता को न्याय कैसे दिया जाए, आज तक मैं पिछले 4 दिनों से कह रहा हूं, इस पर किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया, कोई बहस नहीं किया। और अगर आप इस लोकतंत्र में रहते हैं जहां हमारी एक कानून और न्याय प्रणाली है, जहां हमारा एक तंत्र काम करता है, वहां इसके तरीके होते हैं। और इस तरीके को कितना अभी तक फॉलो किया जा सका है, इस पॉलिटिकल स्टंट में क्या किसी ने एक सवाल उठाया है? सिर्फ सवाल उठ रहे हैं तो उस पूरी व्यवस्था पर जिसको हमने आपने जिता करके लखनऊ की गद्दी पर बैठाया है। जब हम आप सब कुछ अराजक ही मान रहे हैं तो फिर हमें आपको अपने दिमाग पर और अपने निर्णय पर सोचना चाहिए। और जिस स्टंट को हम और आप आज विरोध का नाम दे रहे हैं, उस स्टंट के भी क्या मायने हैं और उसके कितने माइलेज निकाले जा रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। समझिए और जरूर विचार कीजिए। कुछ ही दिन बाद ये सारे मुद्दे, खास करके हाथरस, पटल पर चला जाएगा। पीड़िता चीख चीख कर न्याय मांग रही होगी, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, और उसको न्याय कानून के जरिए ही दिया जा सकता है। अगर वो प्रक्रिया और उसमें जितनी तेजी दिखती, जितना ही वो त्वरित गति से आगे बढ़ता, तब ये लगता कि वास्तव में पीड़िता के साथ न्याय हो रहा है और पीड़िता के दोषियों को उनके वास्तविक किए की सजा दी जा रही है या दी जानी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी सब कुछ आरोप प्रत्यारोप और एक पॉलिटिकल शो, पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है, जिसे आपने पीपली लाइव में देखा था। आप पीपली लाइव को एक बार फिर देखिए, इस पिक्चर को आप देखिए और पीपली लाइव के घटनाक्रम से इस सारे घटनाक्रम को जोड़िए आज तक के मूवमेंट को। सचमुच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सब कुछ वैसा ही चल रहा है। लेकिन जो पीड़ित है या जो पीड़िता है या उसका जो परिवार है, वो किस दहशत में, किस मुश्किल में, किस असमंजस में और किस अंधेरे भविष्य में अभी अपने आप को आगे लेकर के बढ़ रहा होगा, आप इसका सहज अनुमान भी नहीं लगा सकते। बहरहाल इन सारे मामलों में बहुत कुछ सवाल हैं और सवाल उठाए जाने चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लफ्जों में और सेंटेंसेस में हम आप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीडी ट्रायल और तेजी से कानूनी प्रक्रिया की तरफ इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए अभी किसी की मुहिम न चली है और न चल रही है। अभी सब पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए लोगों के का एक फुटेज, चाहे वो शाब्दिक रूप से और चाहे विजुअल के तौर पर दिखा रहे हैं, और इसका कोई भी फायदा पीड़ित परिवार को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। आज के लाइव में इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। निश्चित रूप से आपसे भरोसा करेंगे, आपकी सोच पर हमें गर्व होगा अगर आप इन बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके एक ऐसा जनमत प्रस्तुत करें जो हवाओं में, फिजाओं में तैरे और नेता और नेतागण, राजनीतिक पार्टियों के लोग उससे सबक लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।